चंद्रशेखर जी का नगीना जीतना और बसपा का एक भी ना जीतना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर बसपा का एक नेता राज्यसभा में है और उसके राज्यसभा में होने के बावजूद भी वो कोई मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, और उसके बाद भी जब बजट पेश हुआ, जब हम लोगों की इतनी हड्डियां तोड़ी गई है उस बजट के टाइम में, आपने तब भी कोई बात नहीं की। जब अम्बेडकर जी की मूर्ति के ऊपर इतना कुछ हुआ तब आपने राज्यसभा में कुछ बात नहीं की। तो ये डिफरेंशिएट करता है कि चंद्रशेखर जी का संसद में होना कितना हम लोगों के लिए लाभकारी है, और बसपा के जो नेता है उनका राज्यसभा में होना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। बस फ़र्क इतना है कि बसपा अपनी आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं भटक रही है, और आई डोंट थिंक सो क्यों बसपा किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर रही है। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से होता रहा है। वोट बैंक बहुत पहले से गिर रहा है। 2012 के बाद से आप सिर्फ हारते जा रहे हैं और सिर्फ हार ही हो रही है। तो ये क्यों है, आपको सबसे पहले तो ये मूल्यांकन करना चाहिए। और जो बसपा का शीर्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको ये चीज़ बताना चाहिए कि आप ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। और जो वोटर 17% जो वोट दलितों का वोट दिल्ली में है, वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। वो पहले केजरीवाल जी की तरफ था, अब वो शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ जा रहा है। बिसाइड्स 13% मुस्लिम्स का वोट जो आप लोगों को मिलना चाहिए था। वो तो जनता की गलती बताते हैं ना कि ये लोग हमें वोट नहीं देते। वोट कैसे देंगे आप बताइए। आप कोई काम तो करिए। आप एक बात बताइए, हम लोग तो देना चाहते हैं ना वोट, हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग आए पावर में। हम क्यों बोलते हैं उनको, क्या मूल्यांकन करिए किसी भी चीज़ का। आपने जो चीज़ें करी हुई है, हम उसी को लेके आप आगे का चुनाव नहीं लड़ सकते। आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करो। हम चाह रहे हैं कि आप आओ ग्राउंड लेवल पे। और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि आकाश वाले दिन आते तो हैं वो। चुनाव वाले दिन आने से तो क्या होता है, ऐसे तो बहुत पार्टियाँ आ जाती हैं। आप ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हो। अब आकाश आनंद जी की रिसेंटली मैंने एक स्पीच सुनी थी जब वो इलेक्शन के टाइम में आए थे। अगर आप अब ऐसे नेता हो चुके हो कि आपको कोई स्क्रिप्ट पढ़ के आपको भाषण देना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस छोड़ो। आप या तो बिजनेस ही कर लो या तो आप राजनीति ही कर लो, है ना। और जो इतना आदमी राजनीति नहीं कर सकता। अरे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। आप उसको अपने फेवर में तो लाइए। आप बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जिन लोगों की बात उठा रहे हैं, जिन लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल वाले लोग हैं। आप अपनी इतनी महंगी गाड़ी में आके और सिर्फ स्पीच देने के लिए आ रहे हैं, आप ग्राउंड में कहाँ वर्क कर रहे हैं। बीएसपी के लोग कहते हैं कि बहन जी ट्वीट करती हैं। हाँ, ये बात सही है। क्यों करती हैं वो ट्वीट। और उनके वोट मिलेंगे क्या। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ट्वीट से अगर वोट मिलने होते तो इतनी बुरी स्थिति नहीं हो रही होती बीएसपी की। लेकिन बहन जी के ट्वीट से जो है वो खबरें बन जाती हैं अखबारों में। नहीं, यही क्योंकि वो स्पेस उन्होंने पहले कायम करी हुई थी। और आपने जो बात कही कि हम लोग बदनाम कर रहे हैं बीएसपी को, ऐसा नहीं है। हम बीएसपी को बदनाम नहीं कर रहे हैं सर। बीएसपी की अगर हम लोग कमियां गिना रहे हैं तो इसलिए गिना रहे हैं कि आप वो कमियों को पूरा करिए। और वोट तो हम लोग हैं ही ना, वोटर्स तो हैं ही। वो जितनी भी आपकी खिलाफत कर ले, वोट आपको ही देने वाले हैं। इवन माई पेट्रोनेज ऑल्सो, वो वोट खानदानी चलता आ रहा है। कि आप एजेंडा चलाते हैं, एजेंडा के तहत बसपा को बदनाम आप किसी प्रोफेसर को बोले तो समझ में आता है, आप किसी एक्टिविस्ट को बोले तो समझ में आता है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन पैसा दे रहा है। मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग देखते आ रहे हैं कैडर कैंप्स, हमारे परिवार वाले कैडर कैंप देखते हुए आ रहे हैं। वो उस बेस पे वोट करते हैं कि आप हैंड टू हैंड बात करें। करना ये चाहिए कि बसपा को, आपने जो कैडर कैंप कांशीराम साहब के बाद में बंद किया, आप उसको फिर से चालू करें। ये करना चाहिए कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करिए। सिर्फ जब इलेक्शन आ जाता है आप उस बीच में आते हैं, उस बीच में आने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि बहन जी कोठी से बाहर नहीं आती हैं। सही बात है, क्यों नहीं आती हैं, क्यों नहीं आती हैं बाहर। ग्राउंड लेवल पे जब आप काम कर रहे थे उस वक्त हम लोगों का साथ आपके साथ में था। और आज भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आज भी जितने लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने आप की स्थिति को सुधारिए। और बिसाइड्स दैट हम लोगों को जो हम लोगों को बोलते हैं ना लोग कि आप तो कांग्रेसी हो गए हैं, आप तो भाजपाई हो गए, तो आपको ये बता दें, कल को मायावती जी के ऊपर भी कोई बयान आता तो सबसे पहले बोलने वाले हम ही होते हैं। कि जब महाकुंभ में मायावती जी के खिलाफ में इतनी बुरी बातें कही गई तो हम लोग नहीं बोला था कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहली महिला है हमारे लिए, दलित महिला जो पॉलिटिक्स में आई हुई हैं। पर हम लोग अगर आपको ये चीज़ें गिना रहे हैं कि आप अपने चीज़ों का मूल्यांकन करिए,
करिए तो करिए। हम लोग खुद चाहते हैं कि आप लोग भी आए पावर में, हम चाहते हैं कि हमारे लोग आए पावर में। हम लोग बोल रहे हैं ना, आपके पास में ऐसे कोई लोग नहीं है कि आप पावर में आने के बाद में आप किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने वाले हो, आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपोगे, आप किसको रेलवे मिनिस्टर बनाओगे, आप एजुकेशन पॉलिसीज़ कैसे लाओगे। इतने लोग हैं ही नहीं। जो लोग थे, जो कांशीराम साहब ने लाए थे जिन लोगों को, आप उनको तो निकालते जा रहे हो। पार्टी कैसे बचेगी? बहन जी ने काम तो किए हैं बहुजनों के लिए, SC ST के लिए। तो जो काम किए हैं उसी के सहारे नहीं चल सकते ना, उसी के सहारे नहीं हो सकता काम आगे। मतलब आपने जो बोला, आपने जो चार बार जब आप मुख्यमंत्री रहे, जो काम आपने किया उसी के भरोसे हम आपको वोट दे दें और आप अभी कुछ नहीं करोगे, तो ऐसे थोड़ी वोट देंगे। चंद्रशेखर आजाद तो बोलते भी हैं, जाते भी हैं, सारा उन्हें भी तो वोट नहीं दिया। हाँ, तो चंद्रशेखर जी ने, अभी मुझे पता चला 16 सीटों में उन्होंने चुनाव लड़े हैं और वो अभी इनिशियल फेज़ है गजेंद्र जी, ये इनिशियल फेज़ है और इनिशियल फेज़ कुछ डिसाइड नहीं करता है। इनिशियल फेज़ ये होता है कि आप किस मुद्दों को लेके आए हैं और धीरे धीरे जब लोग जानेंगे, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा आपकी आइडियोलॉजी किस पर्सपेक्टिव में है, तो वो अपने आप खुद ही वोट करेंगे। कहने को विचारधारा नहीं है उनकी, तो क्यों नहीं है? विचारधारा है। एक्सीडेंटल नेता है। एक्सीडेंट ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल नेता है? हाँ, सही बात है कि एक आंदोलन से उठ के आए हैं, पर जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत है। क्या बसपा की जगह ले पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि बसपा की जगह ले पाएंगे कि नहीं, या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जीत गए नगीना से, बसपा नहीं जीत पा रही है तो हाँ, देखिए ये भी बात है कि चंद्रशेखर जी का नगीना जीतना और बसपा का एक भी ना जीतना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर बसपा का एक नेता राज्यसभा में है और उसके राज्यसभा में होने के बावजूद भी वो कोई मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, और उसके बाद भी जब बजट पेश हुआ, जब हम लोगों की इतनी हड्डियां तोड़ी गई है उस बजट के टाइम में, आपने तब भी कोई बात नहीं की। जब अम्बेडकर जी की मूर्ति के ऊपर इतना कुछ हुआ, तब आपने राज्यसभा में कुछ बात नहीं की। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं कि चंद्रशेखर जी का संसद में होना कितना हम लोगों के लिए लाभकारी है, और बसपा के जो नेता है उनका राज्यसभा में होना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। तो चंद्रशेखर तो बोलते हैं ना कि लोग, हाँ, बिल्कुल बोलते हैं, और वो जितने मुद्दे उठा रहे हैं वो भी सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोग इतने जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी वन मैन आर्मी हैं, क्योंकि हर जगह वही दिखते हैं उनके। और भी जो लोग जिनको प्रमुखता से बोलना चाहिए, जिन लोगों को सामने आना चाहिए, देखिए मीडिया में खुद जाना, ग्राउंड लेवल पे आप खुद जा रहे हो, सारी चीज़ों पे आप खुद ही हो, तो पार्टीज़ ऐसे नहीं चलती हैं। पार्टीज़ चलाने के लिए आपको बहुत सारे चेहरे उतारने पड़ते हैं, खड़े करने पड़ते हैं। राह पे चलना है क्या ये भी? बिल्कुल, कांशीराम साहब ने जैसे बोला था ना कि हम लोगों को जो जो मुद्दे उठाने हैं, वही मुद्दे उनके भी, और पार्टी भी शायद कांशीराम साहब के नाम पे ही बनी है, तो आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं वही है। बस फ़र्क इतना है कि बसपा अपनी आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं भटक रही है, और जैसे सब कुछ बहन जी हैं वैसे सब कुछ चंद्रशेखर पार्टी दिख तो ऐसा ही रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो और पार्टी ऐसे ख़त्म ना हो, क्योंकि वन मैन आर्मी बन के चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए जनता का, बहुजन समाज का तो बसपा से भरोसा उठ गया, वो कहाँ कहते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, आप क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहे हो? क्यों आपको अपनी पॉलिटिक्स खड़ी करनी है? आप अपने हक छीन सकते हैं। रोडों में इतनी ताकत है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को इतने राइट्स दिए हैं, इतना प्रोटेस्ट करने के लिए राइट दिया हुआ है। आपको तो हक छीन के लाना चाहिए, मुंह से निकाल के लाना चाहिए, क्योंकि सब अभी भी हम लोग ही कर रहे हैं ना। कोई भी मुद्दा होता है 2 अप्रैल का, तो भी हमने किया, बाद में बसपा आई, बाद में बसपा ने सारा क्रेडिट ले लिया। प्रोफेसर सीधे हमारे यहाँ के जिन्होंने ये सारा मुहिम छेड़ी थी, है ना, वो तो हम लोग ने एक आदर रखा कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो हमने आपको दे दिया क्रेडिट, बट रियलिटी आप भी जानते ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा था। तो बात ये है, और इसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम लोगों को ही सब कुछ झेलना है, FIR प्रोफेसर्स के खिलाफ में होंगी और डिटेन हम स्टूडेंट्स होंगे, बातें मुद्दे हम उठाएंगे, हक जितने भी हम वो छीन के लाएंगे, तो फिर आपका क्या काम है? वोट हम किसी को भी दे सकते हैं फिर। उसका जब आपको मुस्लिम सपोर्टर्स जो आपके थे, जो आपको वोट दे रहे थे, दिल्ली दंगों में आपने सपोर्ट नहीं किया था मुस्लिम्स का, तो वो वोट शिफ्ट हुआ है ना। और उसके बाद अभी हाल ही में पंजाब में जो सिचुएशन हुई थी, डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो मूर्ति तोड़ी गई थी, उस पंजाब में आपकी सरकार है ना, और आपको जब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे, तो आपकी तरफ से एक बयान नहीं आता है। बिसाइड्स दैट, जो लोग वहाँ पे ट्विटर में जो लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, जो प्रोफाइल्स इतने सारे लोग शेयर कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, है ना।
तो ये सारी चीज़ें दो दलित अम्बेडकराइट वोट है वो सोचने में मजबूर हो रहा था कि आप जब अम्बेडकर जी की बात करके आप वोट लेते हो, तो जब मेनली जब बात उनके स्टैचूज़ पे आती है तो आप अपना एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकते हो।